हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और जो भी नए दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनको बस यही बताना चाहूँगा कि हम लोग यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसके कुछ आने वाले हफ्तों से लेकर महीनों का व्यू बनाते हैं यहाँ पे। सो किसी तरह की यहाँ कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्केट की। अब मार्केट में क्या बात कर रहे थे हम लोग, टू सिनेरियोज में से किसी एक को एक्टिवेट होना था। जो थर्ड सिनेरियो था वो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली आपने देखा वो थर्ड सिनेरियो ही एक्टिव हुआ है। तो आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। समरी जो हम उसमें डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 99। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात कर गए थे हम लोग, 17,550 600 ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक नहीं करनी चाहिए। बहुत ही साफ शब्दों में बता गए थे, अगर इसे ऊपर ही अच्छे से काम करना है तो। क्या देखा आपने, फर्स्ट डे मंडे को फर्स्ट आवर, और ये आपको नजर आ रही है कैंडल पूरी तरीके से निस्त नाबूद करता हुआ उस लेवल को। और उसके बाद का जो फॉल है वो किस लेवल का ब्रूटल फॉल था, शायद मुझे वो बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही दिन में 500 पॉइंट्स के आसपास का फॉल दिखाना, और वो भी उस लेवल से जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ब्रेक करने को। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और क्यों नहीं होना चाहिए था, क्या दिक्कतें आएंगी, वो अभी हम लोग समरी में चल के आखिरी में बात करेंगे। लेकिन चार्ट वाइज अब मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि अब जो ये लेवल है 17,570, इसका काम फिनिश हो गया है। इसकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं रही है। क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि अब निफ्टी जो है रैंडम मूव में काम कर सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि वोलेटिलिटी हाई हो गई है, बजट आ रहा है, तो कुछ भी अगर गड़बड़ होगी बात करते चलेंगे। वो फॉल आ गया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब करना कुछ भी नहीं है। निफ्टी से हमें बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, किसी भी तरह का काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा काम है आपको व्यूज़ देना और लेवल के बारे में बताना, तो लेवल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब जो ये लेवल इसे फॉलो करना चाहिए, जो मैंने आपको मिड वीक में बता दिया था कि 16,800 850 के आसपास का जो ये सपोर्ट एरिया है, ये अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर ऊपर काम करता रह सकता है। और जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, याद रखिएगा, जो टू सिनेरियोज की हमने बात की थी कि ऊपर ही ऊपर यहाँ टाइम बिताना चाहे या एक हाई लगा के वापस आना चाहे, वो कर सकता है। लेकिन आपने देखा है दोनों को ही नकार के वो थर्ड सिनेरियो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसकी तरफ आता नजर आया है। काम कुछ भी नहीं करना है, याद रखिएगा। लेकिन लेवल वाइज जो देख रहे हैं हम वो यही देख रहे हैं कि अब अगर 16,800 के आसपास का ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता है, तो आप ये जान के चलिए कि ये जो 16,500 का एरिया है ये शायद फिर काम ना कर सके। याद रखिएगा, ये शायद फिर काम ना कर सके। और इसीलिए मैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका बोल्डनेस है, उसको कम करके इसका बोल्ड एरिया बढ़ा रहा हूँ। इसको अब आपको मेनली देखना है कि यहाँ से ये किस तरह से बिहेव करता है। और ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों क्या बात कर गए थे, इस सपोर्ट एरिया के नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। क्या देखा आपने, एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास लो लगाया और वहीं से आपको बेहतरीन बाउंस देखने को मिला है। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए पोजीशन। किसी के पास कुछ है तो जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहे हैं, मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ये हाईली अनलाइकली है। निफ्टी ने हालांकि हमारे लेवल ब्रेक किया है, आप देख ही रहे हो, बट बैंक निफ्टी अभी तक होल्ड कर रहा है। इसी लेवल के साथ इसको फॉलो करें। ये आने वाले समय में बिल्कुल 40,000 को भी पार करता हुआ, और हमारे जो टारगेट एरियाज हैं 44,000 प्लस और उससे ज़्यादा के लेवल, उस साइड भी जाता आपको नज़र आ सकता है।
और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे दोस्तों कि जो भी अग्रेसिव प्लेयर हैं, रिस्की प्लेयर्स हैं, इस फॉल में कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए माल, और अगर इस लो के नीचे चलना शुरू कर दे तो दोबारा से निकल जाना है, इससे दूर रहना है। ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस से हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। क्या देखा आपने, वो एक बार फिर से फेल हो गया है। इससे पहले हमने इन एरियाज में कहीं ट्राई किया था, उसके बाद से कोई मौका नहीं मिला दोबारा, और फाइनली इस बार हम दोबारा से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि फिर से फेल हो गया है। यानी कि कुल मिला के जो हम लोग बात करते आ रहे हैं फार्मा सेक्टर से दूर रहने की, उसमें अभी भी कंटिन्यूएशन है। जो एक उम्मीद थी कि इस बार शायद अच्छा कर जाए, वो आपने देख लिया, उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। इस तरह का ब्रूटल फॉल फार्मा सेक्टर में आपको देखने को मिला है। सो बिल्कुल इससे दूर रहिए। जब तक ये 14,200-300 के एरिया के ऊपर चलने ना लगे, जब तक ये कंफर्मेशन अब ना दे दे, तब तक इससे फिलहाल दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ अगर देखें केमिकल सेक्टर को, तो इसकी पिक्चर बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पिक्चर बिल्कुल उलट है। जैसा मैंने आपको बताया था, फार्मा सेक्टर जो करेगा, जो एक उम्मीद है, वो हम देखेंगे, लेकिन केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। हम इसमें बात करना फिनिश करने वाले थे इस चाल के बाद। आप देख रहे हो वो चाल आनी शुरू भी हो गई है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता नजर आ रहा है। डेफिनेटली मार्केट में फॉल आया है तो स्टॉक्स में कुछ करेक्शन ज़रूर आया है, लेकिन जैसा मैंने बताया था, नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड के आसपास के जो भी लोज लगे हैं स्टॉक्स में, उनको फॉलो करना चाहिए। पहले जुलाई अगस्त के लो फॉलो कर रहे थे और आप देख रहे हो बहुत अच्छे से स्टॉक काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। सो जो भी दोस्त केमिकल सेक्टर में काम करने की कोशिश कर चुके हैं, बनाए रखे पोजीशन, अभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, इन एरियाज में थे, हमने बात की थी कि चाल ज़रूर अच्छी आई है, मगर इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग एक बार यहाँ धोखा खा चुके हैं। इस ब्रेकआउट में जब हम लोग खुश हुए थे, उस समय हमारा स्टॉप लॉस हुआ था और तभी हमने आपसे ये बात की थी कि ये जो अब काउंटर है, इसमें अब जल्दी कुछ होने वाला अच्छा नहीं है और इससे दूर रहना है जब तक इन लेवल्स के ऊपर ये चलना स्टार्ट ना कर दे। और आप देख रहे हो उसी एरिया के आसपास लास्ट वीक गया था और इस वीक जो फॉल आई है वो आपके सामने है। सो इसमें कुछ ज़्यादा कहने सुनने को है ही नहीं। जब तक 5900 5910 का जोन पार न कर जाए डिसाइसिवली, वो कैरेक्टर न दिखा दे ब्रेकआउट का, तब तक इससे अभी भी दूर रहना है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट। क्या बात कर गए थे दोस्तों, ये लो और इसके आसपास अगर दोबारा आ भी जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। ये वो सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। क्या देखा आपने, लास्ट वीक कोई अच्छा कुछ नहीं हो सका है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो अपने अप ट्रेंड की छोटी सी करेक्शन करता नजर आया है। हालांकि मैं फिर आपको यही कहना चाहूँगा, करेक्शन करना चाहे थोड़ी बहुत बिल्कुल और कर सकता है, लेकिन जो इसका कहानी है, जो मैंने आपको बताया था कि इन एरियाज के आसपास लो लग जाना चाहिए, वो इसमें लो ऑलरेडी प्राइस में लग चुका है। मेरे हिसाब से दोबारा टेस्ट करने आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, याद रखिएगा, मगर ओवरऑल ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, ऐसी पूरी उम्मीद हमें इससे है। सो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बनाया के रखनी चाहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम इस सेक्टर में भी नहीं है। और ये आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, सपोर्ट एरिया यहाँ कहीं था और हमने बात की थी कि इसको थोड़ा नीचे खिसका दे रहे हैं, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम इसके लिए कोई भी रियायत नहीं दे सकते। इसके नीचे किसी के पास भी किसी भी तरह की पोजीशन आईटी सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। क्या देखा आपने, वो कैरेक्टर ब्रेकआउट का मिला आपको, विद इन वन कैंडल क्या ब्रूटल फॉल दिखा, और उसके बाद से आपने देखा रेगुलर फॉल आता नजर आया है और मार्केट के बढ़ने के बावजूद इसमें किसी भी तरह का कोई भी बढ़िया बाउंस भी देखने को नहीं मिला है। सो अब लेवल ब्रेक कर गए हैं, इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए,
लेवल ब्रेक करने का मतलब ही होता है दोस्तों इससे अब पूरी तरीके से दूर हो जाना चाहिए और अब इसमें कोई भी लेवल हमारे काम आ जाए ये हाईली अनलाइकली है। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक ये किसी तरह की अब क्लैरिटी ना दे दे। एक लेवल बिल्कुल बताना चाहूँगा, उस लेवल को हमें अब इसे देखना है। अगर ये एरिया जो कि 37,600-700 के आसपास है इसके ऊपर चलेगा अब तभी कोई ट्राई इसमें करेंगे, वरना अब आईटी सेक्टर से पूरी तरीके से दूर रहना है। जिन भी दोस्तों ने मेरे साथ पीछे पैसा कमाया था, जिनको मैंने होल्ड करा के रखा था इस पूरे करेक्शन में कि बनाए रखें पोजीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे रिटर्न देगा, लेकिन इसने इस फॉल को देकर हमें निराश किया है। जी हाँ, पूरी तरीके से निराश किया है। और इसका सिंपल सा मतलब बस अब यही है कि किसी भी तरह की कोशिश अब इसमें तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक नीचे हमें किसी तरह का बेस बनता नजर ना आए या 37,600-700 का जो ये एरिया है रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करता नजर ना आए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गए थे दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर निकलेगा, इससे बहुत उम्मीदें हैं हमें। क्या देख रहे हो आप, बढ़िया चाल भी दिया है और मार्केट ने ब्रूटल फॉल दी है लास्ट वीक, मगर ये बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है आपको। नीचे गया जरूर था मार्केट के साथ लेकिन वापस ऊपर आता नजर आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि करेक्शन करना चाहे कोई बड़ी बात नहीं है और नीचे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इन लेवल्स जो कि 10,900 है इसके नीचे चला जाए वो भी हाईली अनलाइकली है। वरना अगर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ होती है बजट की वजह से, वोलेटिलिटी ज़्यादा हाई होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में 10,400-500 एरिया के आसपास आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जैसा मैं बताता आ रहा हूँ ये बहुत बढ़िया रिटर्न देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। सो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल कुछ महीनों के लिए बना के रखनी चाहिए, किसी तरह की प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है। और ये आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात कर गया था दोस्तों, ये वो सेक्टर है जो आईटी सेक्टर हो गया है अब हमारा इस वीक। इससे पहले तक एफएमसीजी ही वो सेक्टर था जिसमें हमें लीस्ट कोशिशें करनी चाहिए थी, सबसे कम कोशिशें करनी चाहिए थी, यानी कि नहीं करनी थी कोई कोशिश जब तक हमारा 38,400-500 का एरिया ब्रेक ना कर जाए। क्या देखा आपने, फॉल इतना ब्रूटल था कि नए लोज को भी ब्रेक करके नया लो लगाने गया है और अभी भी उसी के आसपास काम करता नजर आ रहा है। हालांकि ये बिल्कुल लोअर साइड काम कर रहा है, लेकिन याद कीजिए मेरी उस बात को, बहुत नीचे चला जाए ये हाईली अनलाइकली है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, नए लोज लगाने बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये इन एरियाज के आसपास से कहीं से अच्छा ही करेगा, इसकी पूरी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन हम लोग चूंकि उम्मीद से काम नहीं करते हैं, एक क्लैरिटी चाहिए होती है हमें, कुछ हफ्तों से लेकर महीनों के लिए पोजीशन बनानी होती है यहाँ, तो कोई भी उम्मीद में काम करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। सो जब तक 38,300-400 का एरिया ब्रेक ना कर जाए इससे बिल्कुल अभी भी दूर रहना चाहिए। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। क्या बता गया था मैं आपसे दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑटो सेक्टर के बाद यही वो सेक्टर है जो मुझे काफी पसंद आ रहा है आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर महीनों के लिए। क्या देखा आपने, इस वीक तो सभी स्टॉक गिरते नजर आए, सभी सेक्टर गिरते नजर आए, मगर ये वो इंडेक्स है जो अपने नए हाईज के आसपास बंद होता नजर आया, पॉजिटिव में बंद होता नजर आया। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा इसकी मजबूती का। हालांकि मैं फिर यही ऐड करना चाहूंगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसने कंफर्मेशन जरूर दे दी है, लेकिन इसका ये कोई भी मतलब नहीं कि ये इसके नीचे दोबारा नहीं आ सकता है। ये याद रखिएगा, करेक्शन करने को वापस 2600, 2030 इन एरियाज में जरूर आ सकता है, लेकिन मार्केट बस गिरे नहीं, नेगेटिव साइड ना जाए। ये ऑटो सेक्टर के बाद उन सेक्टर में से एक होगा जो आपको सबसे पहले सबसे अच्छी ऊंचाई पे जाता नजर आएगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है
बिल्कुल बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम पीएसयू बैंक में नहीं दिख रही है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बता गया था मैं कि बहुत अच्छी चाल चला है एफएमसीजी सेक्टर के बाद, मगर यही वो सेक्टर था जिससे हम बात करते आ रहे थे, दूर रहना है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। नीचे गया नहीं गया वो मसला नहीं था, बात ये थी कि उसको इन एरियाज के नीचे नहीं आना चाहिए था। उसने ही ये कंफर्म हमें कर दिया था कि इसमें अब जल्दी ऊपर चला जाए हाईली अनलाइकली है। टाइम में करेक्शन करे या प्राइस में करे, ये उस स्टॉक की, उस इंडेक्स की अपनी चाल होती है जिसे हम कभी जान नहीं सकते। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये उसने उसी दिन हमें बता दिया था और तब से हम बात करते आ रहे हैं इससे दूर रहना है। और आज भी हमारे स्टेटमेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, ये भी उन चंद इंडेक्सेस में से एक है जो अपने लोज के आसपास वापस आ गया है। सो जब तक 525, 530 एरिया इसके ऊपर डिसाइसिवली ना निकल जाए, कैरेक्टर ना दे ब्रेकआउट का, तब तक रियल्टी सेक्टर से दूर रहना है। सो देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से इन्हें समराइज करें और समझने की कोशिश करें कि ये चार्ट्स हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे थे हम लोग, जो 2 सिनेरियोज हमने लास्ट वीक दिए थे कि या तो मार्केट वहीं करेक्शन करे 18,300-400 से लेकर 17,500-600 के बीच में, या तो नए हाइज लगाने जाए 18,500-600 के ऊपर जाए और वहां से काम करा के कहीं लौट के आए और फिर करेक्शन करे। मगर क्या देखा आपने, ऐसा नहीं हुआ। और उसने जो थर्ड सिनेरियो हम लोग ने बात की थी कि नीचे नहीं जाना चाहिए 17,500 के, वो उसने कर दिया है। ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जो भी बात करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, कोई क्लैरिटी ना हो इस वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा। पहली चीज़ ये है निफ्टी ने कि जो 17,500-600 का एरिया ब्रेक किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। उसने एक ऐसी चीज़ ट्रिगर कर दी है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा मानना ये था, देखिए, कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहे, थोड़ा बहुत अपना बिता के फेब के मिड तक 10 फरवरी तक ऐसे काम करा के और फिर ऊपर चलना शुरू कर देगा। इसीलिए मैंने आपको टारगेट भी दिए थे 20,000 प्लस के, राइट। लेकिन जो ये काम हुआ है, इस काम की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। संभावना अब ये हो गई है इसमें कि जो लोज हैं वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है क्या लगेगा, जो हाई है वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है क्या लगेगा। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत ही सिंपल मतलब एक ये है कि यहाँ पे निफ्टी कुछ ज़्यादा ही टाइम अब बिता सकता है। यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे, जो मैं सोच रहा था, शायद आपको यहाँ डिस्क्राइब ना किया हो, कि फैब मिड तक उससे पहले पहले ये ऊपर चल देता, उसकी संभावना अब कम होती जा रही है और 20,000 के टारगेट अब फेडेड होते जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। जी हाँ, जो आज मार्केट हमें दिखा रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि अब पूरा फैब और पूरा मार्च भी यहीं पे ये टाइम बिता सकता है। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा है, मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है। याद कीजिए वो दिन, वो टाइम जब मैंने आपको 2020 नवंबर में बताया था कि रिलायंस ने एक एरिया तोड़ा था 2000 का, और हमने बात की थी कि 1-2 महीने 1-2 मंथ्स अब ये कहीं भी नहीं जा रहा है। क्या हुआ था उसके बाद? 1-2 मंथ तो छोड़िए, 8 मंथ्स तक वो कहीं नहीं गया, शायद उससे ज़्यादा टाइम ये कहीं नहीं गया, और अभी भी कोई बहुत दूर नहीं जा सका है, साल भर से ज़्यादा टाइम बीतने के बावजूद। और वही सेम चीज़ अब निफ्टी में हो रही है। उसने वो लेवल ब्रेक किया है 17,500 का, जो उसको नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि वो जो लोज लगे थे उससे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 16,600 के ऊपर ही काम कर रहा है, तो फिर ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है। देखिए, एक मार्केट के काम करने का बिहेवियर होता है, एक नेचर होता है, जो मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो वो जो नेचर है, वो उसके अगेंस्ट अगर कुछ काम करता है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमें फेस करने ही पड़ते हैं। और वही चीज़ मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एनालिसिस तो बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन
जो उसका क्रक्स है वो यही है कि अब जो टाइम जो पास है वो ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे हाई ज़रूर नए लग सकते हैं, लोज नए ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं चला जाएगा इसकी संभावना अब कम होती जा रही है। और जो 20,000 के टारगेट हमने दिए थे कि उससे ऊपर जा सकता है, वो पोस्टपोन होता नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा दोस्तों कि मैं कोई बेरिश हूँ या बेरिश साउंड आपको कर रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो एक रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट होती है वो हम देखने जा रहे हैं, और कितने टाइम तक चलेगी उसकी संभावना भी, उसका अंदाज़ा भी लगा पाना आज बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल भी यहाँ पे पास हो सकता है। अब बात आती है कि मार्केट को कैसे डील करना है, तो वैसे ही डील करना है लेवल के दम पर। तो लेवल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, लेवल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो 16,800 का सपोर्ट एरिया जो है, जो मैंने आपको दिखाया है चार्ट पे, वो फॉलो करना है, उसको ध्यान देना है। यानी कि अगर वो एरिया ब्रेक करेगा तो क्या करेगी मार्केट? फिर नए लोज लगाने जाएगी 16,400, 16,200, इवन 16,000 की साइड भी जा सकती है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या इंडेक्स गिरेगा तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा भूचाल आएगा, उसकी संभावना अभी भी कम है। याद रखिएगा, कुछ भी कल को चेंज होगा, हम यहाँ वीक बाय वीक आते रहेंगे, उसकी बातें करते रहेंगे। आज जो समझ में आ रहा है वो यही है कि 16,800 का एरिया नीचे ब्रेक करेगा तो फिर 16,200 की साइड जाता ये बिल्कुल नज़र आ सकता है। और उस केस में क्या होगा? करेक्शन थोड़ा साइज में बढ़ेगा, लेकिन मोर ओवर जो अगर देखेंगे आप तो वो क्या नज़र आएगा? ना ही ये बहुत ऊपर जाता नज़र आएगा मार्केट में, ना ही कोई लोज बहुत नए लगते नज़र आएंगे नीचे। यानी ना डाउन ट्रेंड होगा ना अप ट्रेंड होगा, एक रैंडम रेंज की तरह आपको यहाँ पे चलता नज़र आ सकता है। याद कीजिए रिलायंस का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ऊपर जाता जब भी नज़र आया नीचे आ गया, नीचे जाता जब भी नज़र आया ऊपर आ गया, राइट। सो फिर भी हमने वहाँ पे आपको एक लेवल दिया था कि 1700 और 1800 का जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपने देखा उसने वो ब्रेक नहीं किया, कितनी भी रैंडम रेंज में रहा, कितना भी टाइम बिताया। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे आज बस यही बता सकता हूँ कि निफ्टी 16,000 के नीचे नीचे ज़्यादा होल्ड कर जाए, ये हाईली अनलाइकली है। उसी के ऊपर ऊपर ये जो सपोर्ट एरियाज हैं वो काम कर सकते हैं, और उसी के ऊपर ऊपर काम करता नज़र आ सकता है। हो सकता है 16,800 भी ब्रेक ना करे, लेकिन करता है तो हमें ये मान के चलना है कि जो अब हमारा मोर ओवर जो एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा वो 16,000 के आसपास का जोन है, और जो ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 18,300 और 18,600-700 के आसपास होंगे। बिल्कुल जी हाँ, वहाँ पे भी नए हाई लगाने जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगा। जाता है नहीं जाता है वो हम देखते रहेंगे, लेकिन इसकी संभावना पूरी है कि वो रेंज इस बड़े वोलेटाइल एरिया में कहीं भी किसी भी तरीके से काम कर सकता है। और इसी वजह से मैं बताता आ रहा था कि ये जो संभावना है, डर इसका हमेशा से रहा है, और मैं समझाता आ रहा था कि इंडेक्स से फ़िलहाल दूर रहिए, उसमें काम करने की कोशिश कम से कम कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और जिन्होंने किया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेनिफिट ज़रूर हुआ है, और अगर ना हुआ भी हो, किसी ने काम ना भी किया हो, तो लॉस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नीचे की ओर कोई स्टॉक गए नहीं हैं। जो शॉर्ट सेल की कोशिशें यहाँ करते आ रहे हैं, लोग टॉप प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, वो हमने हमेशा यहाँ पे मना किया है कि लेना है तो लेना है, बेचना नहीं है यहाँ कुछ भी। और आप देख रहे हो कि स्टॉक्स ने बहुत अच्छी एक स्टार्टअप दिया है नवंबर दिसंबर के लोज से। अगर इन सभी बातों को आपके लिए समराइज करने की कोशिश करूं तो पहली लाइन आपको रिलीफ के साथ जो है एक गुड न्यूज़ जो है वो दे के शुरू करना चाहूँगा। वो ये है कि स्टॉक्स पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और जो स्टॉक खराब कर रहे हैं, अपनी करेक्शन को पूरा कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। यानी कि हमें इसको जो डील करना है, सिचुएशन को सिर्फ इस तरह से करना है कि इंडेक्सेस को ना देखते हुए, जो मैं लास्ट 3-4 वीक से बोलता आ रहा हूँ, वही करना है। इंडेक्सेस को नहीं देखना है, और अब इस सिचुएशन में खासकर अब निफ्टी को नहीं देखना है, उसमें काम करने की कोशिश नहीं करनी है। लेवल्स बताना मेरा काम है, व्यूज़ बताना मेरा काम है, मेरा जॉब है,
वो मैं आपको बताता रहूँगा वीक बाय वीक। लेकिन मेरी यही सजेशन रहेगी कि अभी तक जो मैं इंडेक्सेस को देखने के लिए मना कर रहा था, आज मैं उसमें और एक एडअप कर रहा हूँ कि निफ्टी को देखना बंद कर देना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अदर सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी के अलावा आपने देखा है बैंक निफ्टी ने अच्छे से आउट परफॉर्म किया है, अच्छे से हमारे सपोर्ट एरियाज को होल्ड कर रहा है। उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये याद रखिएगा। उसमें इस तरह का कोई भी इशू अभी तक नहीं आया है। फिर भी यही कहूँगा कि जो उसके मेजर सपोर्ट एरियाज हम दे रखे हैं उसको ही फॉलो करें, और अगर काम करना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर चॉइस है आज की तारीख में, उसमें काम करने की कोशिश करनी चाहिए। याद कीजिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आप देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी में आपको जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न पीएसयू बैंक ही है, और उसमें चाल भी इस वीक आपको देखने को मिली है इंडेक्सेस में भी, जो हमने आपको चार्ट पे दिखाया है। सो सेक्टर में यही कहना चाहूँगा कि इंडेक्सेस को ज़्यादा फॉलो ना करें, अपनी उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। और अगर करना भी है सेक्टर वाइज काम तो जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, ऑटो, पीएसयू बैंक, केमिकल, इन सभी सेक्टर्स पे मेनली फोकस करना चाहिए। वरना जो मैं बताता आ रहा हूँ एक सिंपल लाइन में, सिंपल सिचुएशन में, कि नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड के लोस को फॉलो करें, और जिन्होंने किया है उनको बेनिफिट मिल भी रहा है। बढ़िया चाल वहाँ से आती हुई देखने को मिली है सबको, और अगर नहीं आई है किन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं सपोर्ट एरियाज़ को फॉलो करें। आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल आता वो चाल नज़र आएगा। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और उसके लिए मैंने बताया है। इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अपनी बात को और क्लियर करने के लिए कुछ एक एविडेंस आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें मैंने की हैं कि इंडेक्सेस में परेशानी दिखेगी, स्टॉक्स चलेंगे मगर स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में भी परेशानी हो सकती है, ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक वीक में कैसे हो सकती हैं? ये मार्केट है सर, यहाँ पे एक दिन में चीज़ें बदल जाती हैं, और जो बदलते नहीं हैं वो यहाँ पे सिर्फ लॉस करते हैं, अपनी बातों को साबित करने में लगे रहते हैं कि जो मैंने कहा है वही होना चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता है। ये हमारा काम नहीं है, हम लोग मार्केट के फॉलोअर हैं। और अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि मार्केट हमें क्या कह रही है। सबसे पहले देखिए डाउ जोन्स का चार्ट अपने सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, बिल्कुल जहाँ पे मेरी नज़र में आना नहीं चाहिए था। और अगर आप इसके अलावा देखेंगे जो सबसे ज़्यादा डराने वाला सिचुएशन है वो है स्मॉल कैप एरिया, रसल 2000। वो देखिए चार्ट आप, अगर आपके सामने है, इसको देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। जो भी थोड़ी बहुत चार्ट की समझ रखते हैं वो समझ गए होंगे क्या तकलीफ़ें आ रही हैं। स्मॉल कैप ने मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया है, अब जब तक उसके ऊपर नहीं आता तब तक ये डेंजरस एरिया में है, करेक्शन थोड़ा और डीपर जा सकता है। ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक चार्ट और दिखाना चाहूँगा आपको जो सबसे ज़्यादा भयावह है, वो है नैस्डैक का। ये रहा नैस्डैक का चार्ट आपके सामने, देख रहे हो आप क्या नज़र आ रहा है। इसने हमारे लेवल्स को ब्रेक किया है जो हम एक्सपेक्ट इससे नहीं कर रहे थे, और इसीलिए आपने देखा है नैस्डैक में जो लेवल ब्रेक हुए हैं सेम लेवल्स आईटी सेक्टर में ब्रेक हुए हैं। निफ्टी आईटी ने भी वो एरिया ब्रेक कर दिया है, और इसीलिए मैंने इस बार क्लियरली बोल दिया है कि किसी के पास किसी भी तरह की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स की एक कहानी अलग है, जिन्होंने 3-5 ईयर्स के लिए कुछ ले रखा है तो उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कुछ हफ्ते से कुछ महीनों के लिए, उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो गया है मामला। तो आईटी सेक्टर से अब दूर रहना है। जो चार्ट हमें सजेस्ट कर रहे हैं, जो ग्लोबल एस्पेक्ट हमें दिखा रहे हैं, साइकोलॉजी जो मुझे बता रही है वो यही बता रही है कि स्टॉक्स में बहुत परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी कि 10-20 डेज जो आने वाले हैं उसमें कुछ दिक्कत दिख सकती है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए सब अपना अपना काम करेंगे जो उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जिसने काम किया, अब यहाँ से सिलेक्शन जो स्टॉक की जिसकी अच्छी हुई उसको बेहतर रिटर्न मिलने वाले हैं। जिसने कहीं भी हाथ डाला बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। सो बहुत ही एक्सपर्ट मोमेंट में काम करना है, यहाँ से कोई भी पैसा कमा ले इतना आसान होने वाला नहीं है। और ये चीज़ आप लास्ट 3-5 मंथ से अगर फील कर रहे होंगे,
अगर आपने ज़रा सा भी काम करने की कोशिश की है और एक्सपर्टिज्म आपके में नहीं है, अगर आपने मार्केट को एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं किया है, तो ट्रेडिंग में ज़रूर प्रॉब्लम आ रही होगी। मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी स्टॉप लॉसेस हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं और हमें पता है कि किस तरह के सेक्टर्स और किस तरह के स्टॉक्स काम कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए सब चीज़ों को जनरलाइज कर दिया है। हर एक का काम करने का तरीका है, वो मैं किसी को नहीं करा सकता। हम यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया है। सिंपली नवंबर दिसंबर के लोग को फॉलो करें, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आशा करता हूँ अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा, अपनी चीज़ों को समझा पाया होऊंगा कि बहुत बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडेक्सेस में क्या दिक्कत आ सकती है वो आपको समझाने की कोशिश की है। स्टॉक सूनर और लेटर अच्छा करते नज़र आएंगे, लेकिन कुछ दिन ज़रूर परेशान कर सकते हैं, ये हमें मान के चलना है। अगर उससे बेहतर कर जाएं, अभी से अच्छा करना शुरू कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो हम फिर होल्ड करके चल ही रहे हैं स्टॉक्स को। ट्रेडर्स थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा अच्छे से बिल्कुल हर चीज़ देख परख के काम करें। ऐसा फील करें अब कि आप ऐसे जंगल में अब चल रहे हैं जहाँ पे माइंस बिछे हुए हैं। एक गलत कदम आपकी जान ले सकता है, इस तरह से काम करना है। कोई ओवरनाइट पोजीशन ले जाएं, हेज करके ले जाएं। फ्यूचर में काम कर रहे हैं, पुट के साथ करें। ऑप्शन काम कर रहे हैं तो बाय करके करें, सेल करके ना करें। इस तरीके से ये सारे चीज़ें दिमाग में रख के काम करना चाहिए। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताता आ रहा हूँ कि जो करेक्शन है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो रह गई होगी वो भी हो जाएगी, लेकिन सूनर और लेटर स्टॉक्स अपने जो गंतव्य हैं, जो उनका मार्ग जो तय हो गया है, उसी की ओर बढ़ते नजर आएंगे। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आशा बस यही करता हूँ कि आपको मैं अपनी बात रख पाया होऊंगा। उम्मीद यही करता हूँ हमारी वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ बांटेंगे तो यही आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई खास मदद आप नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है अभी तक, प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम, कीमती टाइम हमें दिया, हमारे इस वीडियो को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।